अंग्रेजों की तरह दिखना चाहते थे गांधी जी। गांधी जी और विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे वो मांस खाना रहा हो या फिर उनके आसपास महिलाओं का अधिक होना। उनके वैचारिक विरोधियों ने ऐसे सभी विषयों की चर्चा की और उस पर पुस्तकें भी लिखी, किंतु अपने आलोचकों को आलोचना करने के लिए प्रमाण गांधी जी ने स्वयं ही उनको दिए। इसे मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए तो वहां की आधुनिकता में खो गए। V.R. नंदा की पुस्तक महात्मा गांधी एक जीवनी के अनुसार गांधी जी लंदन गए तो थे बैरिस्टर बनने, लेकिन उन पर अंग्रेजों जैसा बनने का शौक सर पर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने अंग्रेजों की तरह दिखने के लिए महंगे कपड़े सिलवाए, अपनी घड़ी में सोने की चेन लगवाई। यहाँ तक गांधी जी ने अंग्रेजों की तरह बातचीत करने, नाचने व गाने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह समृद्ध परिवार से नहीं थे। उनके माता पिता ने किसी तरह उनको लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। ऐसे में वकालत की पढ़ाई के लिए फीस देना ही मुश्किल रहा होगा और गांधी जी उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे थे, यह विचार करने वाली बात थी। इस महंगे शौक के बाद एक धोती में रहने वाले गांधी जी उस समय कैसे दिखते थे, इसका वर्णन सच्चिदानंद सिन्हा ने एक लेख में किया है। इस लेख के अनुसार फरवरी 1890 में सिन्हा की भेंट गांधी जी से लंदन में एक सर्कस देखने के बाद हुई। उस समय गांधी जी ने एक चमचमाती रेशमी हैट, ग्लैडस्टोन शैली का कॉलर वाली रेशमी कमीज और उस पर इंद्रधनुषी रंग वाली टाई पहन रखी थी। इस कमीज पर उन्होंने धारीदार पतलून और उसी से मिलती हुई बेल्ट पहनी हुई थी। इसके ऊपर उन्होंने मॉर्निंग कोट पहना हुआ था। गांधी जी ने पैर में पेंटेंट चमड़े वाले बूट और टखनों पर गारमोन वाली पट्टियां पहन रखी थी। उनके हाथों में चमड़े के दस्ताने और हाथ में चांदी की मूठ वाली घड़ी पहनी हुई थी। इस लेख में सिन्हा ने गांधी जी को दिलफेक रंगीला कहा है। एक गरीब परिवार का छात्र आखिर इस प्रकार की जिंदगी कब तक व्यतीत कर सकता था। मात्र 3 महीने में ही गांधी जी के लिए भोजन तक के पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल होने लगा। इस कारण उन्हें वापस अपनी वास्तविक जीवन शैली में आना पड़ा। किसी तरह गांधी जी ने अपनी वकालत पूरी की और 1891 में भारत वापस लौट आए। मुंबई में एक साधारण मुकदमे में भी वो जज के सामने कुछ नहीं बोल पाए। शायद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनका मन वकालत की जगह अभी भी अंग्रेजी जीवन शैली को छोड़ने के दुख से दुखी था। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में किया, वही अंग्रेजों ने गांधी जी से भारत में करवाया। गांधी जी किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे, तभी उनकी किस्मत बदली। एक मुस्लिम व्यापारी ने उनके सामने अपना वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी को एक सुनहरा मौका मिला था। कोई भी होता तो इस तरह का मौका नहीं छोड़ता। गांधी जी ने भी वैसा ही किया। वो मई 1893 में अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुंच गए। उन्हें यहाँ से प्रीटो गया जाना था। गांधी जी के पास अब अंग्रेजों की तरह रहने के लिए पैसे थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का निर्णय लिया। इस डिब्बे में बैठे अंग्रेजों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस रंग भेद का सामना अक्सर करना पड़ता था, लेकिन अभी भी उनका मानना था कि कुछ अंग्रेजों के कारण हम सभी को इस बात के लिए दोषी नहीं मान सकते। यही कारण था कि इस रंग भेद नीति के बाद भी उनके मन में अंग्रेजों के लिए किसी प्रकार की नफरत नहीं थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्षों तक रहे। इस कालखंड में उन्होंने कभी अंग्रेजों को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर जाना पड़े ऐसा प्रयास नहीं किया। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए भारतीयों और अश्वेतों को दक्षिण अफ्रीका में अधिक अधिकार मिले, इसके लिए प्रयास जरूर किया। यही कारण था कि वो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के मध्य काफी प्रसिद्ध हो गए थे। गांधी जी के जीवनीकार लुई फिशर के अनुसार गांधी जी यह सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हैं और उन्हें अंग्रेजों के कानून के अनुसार समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों का देश नहीं था। वो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे
इसके बाद भी फिशर के उल्लेख से स्पष्ट था कि गांधी जी किसी भी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजों से मुक्त नहीं कराना चाहते थे। इस कारण वो अफ्रीका में भारतीयों और अंग्रेजों की रंगभेद नीति से प्रताड़ित लोगों के नेता तो बन गए, लेकिन इससे इन लोगों को दिलासा अधिक मिला और स्वतंत्रता ना के बराबर। कांग्रेस भी भारत में कुछ ऐसा ही कर रही थी। अभी तक गांधी जी और कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस को ऐसे ही नेता की जरूरत थी। अंग्रेजों को अच्छा मानने वाले लोगों का प्रभाव कांग्रेस में कम हो रहा था। 1914 में लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आ चुके थे। वो अब कांग्रेस के ही नहीं, पूरे देश के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। तिलक अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस कारण अंग्रेजों को भी कांग्रेस में उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती थी। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बड़े नेता तो थे, लेकिन इतने बड़े नहीं कि वो तिलक को टक्कर दे सके। गांधी जी को भारत लाने के लिए 1914 में गोखले दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इतिहासकार बीएल नंदा के अनुसार गोखले की इस यात्रा को ब्रिटिश सरकार की भी मंजूरी थी। यही कारण था कि गोखले दक्षिण अफ्रीका में सरकारी अतिथि बनकर रहे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले के साथ शाही व्यवहार किया गया, अर्थात उन्हें वो सम्मान व सुविधाएं मिली जो किसी अपने प्रतिष्ठित व्यक्ति को दी जाती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कांग्रेस और गांधी जी अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और कांग्रेस भारत में अंग्रेज सत्ता के लिए बड़ी चुनौती थी, तो फिर कांग्रेसी नेता गोखले को ब्रिटिश सरकार के पैसे पर इतनी सुविधाएं क्यों दी गई? ब्रिटिश सरकार क्यों चाहती थी कि गांधी जी ने जैसा दक्षिण अफ्रीका में किया वैसा ही वो भारत में भी करे?